फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम का आज हम डिस्कशन करेंगे। नोट 2021, 2022, 2023 और 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यूपीएससी ने हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं ये टॉपिक दिया है हमारे सिलेबस में। यूपीएससी अपने सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं इतना दिया है। अगर इस टॉपिक को हम एलोबरेट करते हैं तो इससे हम देखते हैं कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हम इसको देखते हैं तो हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है ऐसे मुद्दे जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो। पहला इसमें पॉइंट जो निकलता है वो ये निकलता है कि ऐसे मुद्दे जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो। सेकेंड पॉइंट इसमें निकलता है कि भारत और वैश्विक स्तर की महत्वपूर्ण संस्थान, भारत और वैश्विक स्तर की इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन और उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थाएँ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट आते हैं उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। आगे ब्रिक्स सम्मेलन जो होते हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए। G8 समिट, G20 समिट, सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, OECD, AIIB, IRDAI, ILO इत्यादि इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं सबका नॉलेज हमें होना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट इसमें है कि महत्वपूर्ण विवादित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद, दक्षिण चीन सागर विवाद रिलेटेड इसी तरह की जितने भी वर्ल्ड में या वैश्विक स्तर पर जितने भी विवादित मुद्दे हैं उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, भारत सरकार द्वारा चलाई गई जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हो, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से हो या फिर मेडिकल से हो या फिर हेल्थ से हो या फिर एजुकेशनल से हो, जितने भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट्स है कि भारत का दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और उन देशों के साथ भारत सरकार का आर्थिक और सामरिक समझौते क्या क्या हैं इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अगला हमारा जो यूपीएससी ने सिलेबस डिस्क्राइब किया है उसको हम देखते हैं कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि भारत का इतिहास क्या करेंगे, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है मॉडर्न इतिहास अर्थात आधुनिक इतिहास। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा है एंशियन हिस्ट्री। तो एंशियन हिस्ट्री से यूपीएससी प्रतिवर्ष 4 से 6 प्रश्न पूछती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का इतिहास इसके अंतर्गत है हमारा प्राचीन इतिहास, एंशियन हिस्ट्री। एंशियन हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन या कितने पॉइंट्स बन सकते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस में हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। पहला जो पॉइंट्स है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा हमारा पॉइंट है वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, जिसमें पूर्व वैदिक काल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या, जिसमें पूर्व वैदिक काल, ये नोटिस करने वाली बात है कि जिसमें पूर्व वैदिक काल बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है कि बौद्ध तथा जैन धर्म की उदय और उनकी विशेषताएं तथा बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षाएं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा है कला और स्थापत्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंतर्गत विशेषकर मंदिर निर्माण का आर्किटेक्चर और एलोरा की गुफाएं जैसे बादामी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाराबार की गुफाएं आदि ये प्रमुख है, इनके बारे में नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अगला हमारा है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य जैसे प्रतिहार वंश, चोल वंश, पांड्या वंश, चेरा वंश, इनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं तो इसी के अंतर्गत संगम साहित्य को भी लिया जाएगा। अगला हमारा है एंशियन हिस्ट्री के अंतर्गत ही हमारा पॉइंट है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाने वाले श्रेणी जैसे श्रेणी संगठन जो देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता था, इसी तरह के अन्य संगठन जो शासन और सैनिक गतिविधियों में सहायता करते थे उनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए।
अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध, किसकी, महात्मा बुद्ध की प्रमुख प्रतिमाएं और उनके क्या अर्थ हैं। महात्मा बुद्ध की जहाँ प्रतिमाएं पाई जाती हैं उस स्थान का नाम और उस प्रतिमा का क्या अर्थ है, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला हमारा है सिलेबस में, अगला पॉइंट जो है वो है अशोक के प्रमुख स्तंभ या शिलालेख और उनका अर्थ क्या है। अशोक के जितने भी प्रमुख स्तंभ हैं या शिलालेख हैं कहाँ, किस स्थान पर पाए जाते हैं और उनका क्या अर्थ है, इसका भी जानकारी हमें होना चाहिए। अगला जो पॉइंट बनता है सिलेबस में वो है प्राचीन काल के प्रमुख ग्रंथ, प्राचीन काल के प्रमुख ग्रंथ और संस्कृत ग्रंथ तथा उस समय के प्रमुख विद्वान तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है कि प्रमुख विद्वान तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ। अगला हमारा जो टॉपिक में है वो है, अब हमारा एंशियन हिस्ट्री में इतना है, इतना कवर होने के बाद हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में। हम देखते हैं कि यूपीएससी यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न इसी के रेंज में लगभग प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंतर्गत पहला पॉइंट्स दिल्ली सल्तनत काल। कौन सा, सल्तनत काल से जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ध्यान देने या नोट करने की बात यह है कि हम मिडाइवल या मध्यकालीन इतिहास में हम पॉलिटिकल इशू नहीं पढ़ेंगे, राजनीतिक मुद्दे हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट्स है वो है दिल्ली सल्तनत काल। दूसरा जो पॉइंट्स बनता है इसमें मुग़ल प्रशासन व्यवस्था और मुग़ल काल से संबंधित प्रश्न। अगला हमारा है तुगलक वंश। अगला हमारा जो पॉइंट्स बनता है नेक्स्ट है सूफी आंदोलन और उनके आचरण। अगला हमारा पॉइंट्स है प्रांतीय सत्ता तथा मराठा प्रशासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मध्यकालीन इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध। अगला हमारा पॉइंट्स जो बनता है वो है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन तथा मध्यकालीन शासकों के साथ उनका संघर्ष। अब ये इतना है मध्यकालीन इतिहास। अगला जो सिलेबस में आता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री से यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंतर्गत पहला पॉइंट्स है मुग़ल साम्राज्य का पतन। क्या, मुग़ल साम्राज्य का पतन। सेकेंड पॉइंट्स है भारत में कंपनी शासन का उदय। थर्ड पॉइंट्स है कि 1857 के संघर्ष के कारण, 1857 के संघर्ष के कारण। अगला पॉइंट्स है कि संघर्ष में भाग लेने वाले नेता। अगला पॉइंट्स है हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स है कि 1857 के बाद कंपनी शासन और बदलाव। कंपनी के शासन में क्या बदलाव है 1857 की क्रांति के बाद, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला पॉइंट्स इसमें बनता है कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ क्या थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनाई ब्रिटिश शासन ने, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। आगे है हमारा कि कांग्रेस पार्टी का गठन से जुड़े तत्व। कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ और उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला हमारा जो पॉइंट्स बनता है वो है राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड लास्ट है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन तथा उनसे जुड़े तत्व और प्रमुख कर प्रणाली और उनसे जुड़े तत्व। अंग्रेज़ों ने कौन से कर प्रणाली लागू की, इसके भी नॉलेज में हमें जानकारी होना चाहिए। तो अगला जो सिलेबस में यूपीएससी ने डिस्क्राइब दिया था भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में हम तीनों कवर कर लिए, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब आगे दिया था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की में कितने पॉइंट्स बन सकते हैं सिलेबस में। तो हम यहाँ देखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट्स इसमें बनता है वो है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसका समय काल, उसका टाइमलाइन क्या था और प्रमुख आंदोलन कौन से हुए। जैसे कौन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह के जितने भी आंदोलन थे उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। अगला हम पॉइंट्स देखते हैं जो बनता है इसमें, सन 1915 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था, 1914 के पहले कैसा था और 1915 के बाद उसमें क्या चेंजेज आए, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला हमारा जो पॉइंट्स इसमें बनता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन तथा उनसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन थे उनका भी नॉलेज होना चाहिए तथा महात्मा गांधी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसको भी नॉलेज होना चाहिए तथा जवाहरलाल नेहरू से भी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो भी
हमें ज्ञात होना चाहिए। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कांग्रेस के अधिवेशन तथा उनकी अध्यक्षता। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए और उनकी अध्यक्षता कौन कौन किया, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी जीएस स्मार्ट यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।